जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में GKGS में। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम बिहार पुलिस एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं। आज देखने वाले साइंस का ये पार्ट जो रहने वाले फोर रहने वाले हैं। तो ये दिन जो आपका 4 रहने वाले हैं, तो इसमें हम साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। तो चलिए बढ़ते हैं, जो करवाते हैं 40 दिन 40 सेट लेकर हम आएंगे आपके एग्जाम तक। जो डेट है 16 जुलाई का, तब तक आपके लिए हम लगातार बने रहेंगे। कुछ पर देखिए दिक्कत हो गया था, इसीलिए वो बीच में 2 दिन जो अपलोड नहीं किए हैं उनके सॉरी। तो चलिए हम अभी बढ़ते हैं, आप लोग के लिए डेली लेकर आएंगे। अभी हम देखेंगे साइंस का थ्योरी, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे जो आप थंबनेल पर देखे हैं। तो इस चैनल पर बने रहे। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। आप लोग जरूर ज्वाइनिंग कीजिए और इसका PDF आप लोग फ्री में प्राप्त कीजिए। तो चलिए पहले हम बेसिक चीज़ जानते हैं थ्योरी, उसके बाद आपको प्रश्न करवाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आपके डायरेक्ट हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले प्रतिध्वनि के बारे में जानते हैं कि किसी सतह से टकरा कर ध्वनि बार बार सुनाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी किसी भी सतह से टकरा कर जो ध्वनि बार बार सुनाई देता है उसी को हम कौन ध्वनि कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, याद रखिएगा। अब प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए स्रोतों तथा परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक। और प्रतिध्वनियों को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को फाइबर बोर्ड से ढक दिया जाता है, ठीक ना। ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को फाइबर से क्या कर देता है, बोर्ड को ढक देता है। रडार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्वनि जो है, प्रतिध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप क्या बोलेंगे, रडार पर काम करता है। किस पर काम करता है, रडार पर। तो ये रहा थ्योरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुनना पड़ता है। तो किसके कारण, तो अभी हमने बता दिए, पढ़ा है। तो परावर्तन के कारण एक से अधिक बार सुनना पड़ता है प्रतिध्वनियों को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक। अगली है कि कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग दूरी से परिवर्तित होती है तो डैश कहते हैं। तो 17 मीटर अभी हमने बताए हैं, तो वो कौन ध्वनि कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो आपका कौन सतह का, परावर्तक सतह का। किसका, परावर्तक सतह। तो 2 का आपका क्या आंसर हो जाएंगे, तो वो प्रतिध्वनि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो प्रतिध्वनि ही होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, प्रतिध्वनियों सुनने के लिए हमारे कान तक ध्वनि कम से कम कितनी समय बाद पहुंचनी चाहिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए। तो सही आंसर आपका हो जाएंगे कौन, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड तक सुनाई बाद पहुंचती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम चल देते हैं डॉपलर प्रभाव के नियम, ठीक ना। डॉपलर प्रभाव के नियम, जब किसी ध्वनि स्रोत तथा स्रोत के बीच अपेक्षित गति होती है तो स्रोतों को जो ध्वनि सुनाई देती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक ना। याद हो गया, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब डॉपलर प्रभाव का उदाहरण देख लो, जैसे ट्रेन की सीटी बजना, एम्बुलेंस के सायरन और पनडुब्बी का वेग। ये सब जो है ध्वनि है, ये किसका कारण है, डॉपलर के प्रभाव के कारण है। किसका, डॉपलर के प्रभाव के कारण। तो अभी प्रश्न जैसे है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव जो है वो किससे संबंधित है। अब बताइए कि जनसंख्या या ध्वनि या मनोविज्ञान से या मुद्रा चालन से। तो डॉपलर है, प्रतिध्वनि है, तो किसी के कारण से ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी ध्वनि निकलता है, ट्रेन की सीटी से निकले तो वो डॉपलर का प्रभाव होता है। एम्बुलेंस के साधन से डॉपलर का प्रभाव, पनडुब्बी का वेग से डॉपलर का प्रभाव, ठीक ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, नीचे ऊपर के चढ़ाव को हम क्या कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगली प्रश्न है ध्वनि। कुछ प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे नोट भी कर सकते हैं कि ध्वनि तरंगों में विवर्तन के कारण हम आसपास के कमरों से दूसरों को बोलते हुए सुनते हैं। किसके कारण, ध्वनि तरंगों में विवर्तन के कारण हम जो है आसपास के कमरों जो है बगल वाला रूम में, उसका ध्वनि को हम बोलते हुए क्या करते हैं, जो बोलता है उस आदमी को हम सुन सकते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं सोनार के बारे में। सोनार का होता है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। इसके बारे में हम जानते हैं सोनार के बारे में। यह वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। कौन, सोनार उपयोग करता है, याद रखिएगा।
सोनार का मुख्य उपकरण क्या है? ट्रांसमीटर, डिकेटर या रिफ्टर, यानी ट्रांसमीटर, डिकेटर या रिफ्सेटर ऑप्शन। तो ये हुआ सोनार का मुख्य उपकरण होता है। तो चलिए अगले बढ़ते हैं। अब इसका बेसिक चीज़ हम जानते हैं क्या है कि सोनार का पूरा नाम क्या है। सोनार का भी बताए हैं, यहाँ देखिए थ्योरी में आप देख सकते हैं सोनार का भी पूरा नाम बताए हैं, साउंड नेविगेशन एंड रिसीविंग। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे दोस्तों? 6 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। 6 का सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या हो जाएंगे? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएंगे। किसका? सोनार का पूरा नाम है। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जाता है? सोनार की मदद से हम किसे मापते हैं? तो पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी और दिशा और गति को हम मापते हैं। यह किसका काम है? सोनार के काम है। शब्द रडार किससे उत्पन्न होती है? शब्द जो है रडार जो है RADA, रडार जो है वो जो है शब्द उपयुत्पन्न है। तो उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन सी, रैपिड डेडिकेशन एंड उसी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। मिस्टेक। 8 का जो राइट आंसर डी हो जाएंगे, डी, रेडियो डेडिकेशन एंड रिंगिंग। ये सोनार का रडार शब्द का उपयोग है। तो रेडियो डेडिकेशन एंड रेसिंग। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? जब भी पानी के अंदर दूरी, दिशा और गति का पता लगाते हैं वो किसका कारण होता है? इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्पीकर और माइक्रोफोन के ऑप्शन सी, ट्रांसमीटर और डिकेटर के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? जैसे अगर इकोडायग्राम आ जाएगा तो आप क्या मारिएगा? ऑप्शन हो जाएंगे डॉपलर इफेक्ट। क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रडार सिद्धांत का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? अभी पढ़ा है कि रडार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके लिए? तो विमान का पता लगाने के लिए, विमान का पता लगाने के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नोट कीजिए फिर, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत घंटी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत घंटी क्या करता है? विद्युत ऊर्जा किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कौन? विद्युत घंटी। और गाल्टन सिटी प्रासरभ ध्वनि पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, अब मेघ संख्या क्या है उसके चलते हैं। मेघ संख्या का उपयोग वायुयान की चाल के निर्धारण के लिए किया जाता है। मेघ संख्या किसके लिए? तो वायु के चाल के लिए निर्धारण किया जाता है। जैसे ताप व दाब के समान स्थित है तो मेघ संख्या बराबर होता है वायुयान की 4 बटे ध्वनि का वेग। ठीक। और मेघ नंबर 1 से अगर अधिक हो तो 1 से कम हो तो अध्वनिक विमान कहते हैं, और 1 से अधिक तो ध्वनिक विमान कहते हैं। मेघ संख्या 1 यानी कम हो प्राध्वनिक विमान, और मेघ संख्या 5 हो तो अति प्राध्वनिक विमान है, याद रखिएगा। मेघ संख्या किससे संबंधित है? तो चाल के लिए होता है। मेघ संख्या किसके? चाल के लिए, वायुयान की चाल की गति के लिए। यहाँ पर है ना, वायुयान की चाल के लिए मेघ संख्या होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 13 का, मेघ संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो किसका? वायुयान की चाल के निर्धारण में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। मेघ संख्या किसके द्वारा मापा जाता है? मेघ संख्या किसके द्वारा मापा जाता है? तापमान, दाब, वेग या सभी? तो मेघ संख्या जो मापा जाता है ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी हो जाएंगे। तापमान, वेग, दाब दोनों इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जेट वायुयान 2 मेघ के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो बस वही का अनुसार से निकालना है आपको। मेघ संख्या बराबर क्या था? वायुयान का चाल बटे क्या था? अभी पढ़ा है, वायुयान का चाल बटे ध्वनि का वेग। तो वायुयान का चाल कितना है? ये है। ध्वनि का वेग कितना है? उसके अनुसार से निकाल करके आप निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी हो जाएंगे, 664 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे।
तो चलिए ये रहा आपका साइंस का। इसके बाद हम लेकर आएंगे फिर पॉलिटी का या ज्योग्राफी का हम लेकर आएंगे, नीचे में आपका दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। चलिए फिर इसके जस्ट मिलते हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी या हिस्ट्री लेकर हम आते हैं। उम्मीद है कि समझ गए। तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। तो धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।